शांति एक मिथक है जबकि युद्ध एक शाश्वत सत्य। जब जब दुनिया में लड़ाइयाँ हुई, लोगों ने कहा कि इसके बाद कोई दूसरी जंग करने की हालत में नहीं होगा, मगर इंसानों ने फिर से लड़ने के लिए संसाधन जुटा लिए और जंग का बहाना भी खोज लिया। इस प्रथा का नया चैप्टर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी में खुला है। ठीक ठीक कहें तो चैप्टर पुराना ही है, बस तारीख बदल गई है। डीआर कॉन्गो इस वक्त जबरदस्त हिंसा से जूझ रहा है। विद्रोही गुट M23 नॉर्थ किवू प्रांत की राजधानी गोमा पर कब्जे के बाद दूसरे शहरों की तरफ बढ़ रहा है। उनका मकसद है डीआर कॉन्गो में तख्ता पलट करना। M23 को रवांडा का समर्थन है, जबकि उन्हें रोकने में डीआर कॉन्गो की मदद बुरुंडी कर रहा है। इसके चलते एक तरफ सिविल वॉर जबकि दूसरी तरफ रीजनल वॉर की आशंका तेज हो गई है। डीआर कॉन्गो में क्या चल रहा है, इस लड़ाई में किरदार कौन कौन से हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर का बार बार जिक्र क्यों आ रहा है, आज के शो में हम विस्तार से इसी पर बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का, आप राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज बात होगी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों में। वैसे एरिया में पहले नंबर पर अल्जीरिया है और पॉपुलेशन में पहला नंबर नाइजीरिया का है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ज़मीनी सीमा पूरे 9 मुल्कों से मिलती है। उत्तर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान, दक्षिण में अंगोला और जाम्बिया, पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और पूर्व में तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। अभी जो लड़ाई चल रही है उसका फोकस पूर्वी सीमा पर है। बॉर्डर पर डीआर कॉन्गो का नॉर्थ किवू प्रांत है। इस प्रांत की पूर्वी सीमा लगती है रवांडा और युगांडा से। गोमा इसी नॉर्थ किवू प्रांत की राजधानी है, जहां पर M23 ने कोहराम मचाया हुआ है। अब तक क्या क्या हो चुका। जनवरी 2025 में विद्रोही गुट M23 ने नॉर्थ किवू में मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। 24 जनवरी को नॉर्थ किवू के गवर्नर मोर्चे का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उनको गोली लग गई। कुछ घंटे बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। 27 जनवरी को M23 ने गोमा पर कब्जे का ऐलान किया। डीआर कॉन्गो की आर्मी को पीछे हटना पड़ा। फिर 8 फरवरी को तंजानिया में ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी EAC की इमरजेंसी बैठक हुई। मीटिंग का फोकस था डीआर कॉन्गो के हालात पर। मीटिंग में अपील की गई कि सभी पक्ष युद्ध विराम पर ध्यान दें और आपस में बैठकर मसला सुलझा लें, लेकिन 2 दिन बाद ही इस अपील को ठुकरा दिया गया। डीआर कॉन्गो ने कहा कि हम M23 से सीधे बात नहीं करेंगे। फिर 11 फरवरी को M23 ने साउथ किवू प्रांत पर हमला तेज किया। उनकी नज़र साउथ किवू की राजधानी बुकावू पर है। नॉर्थ किवू को कब्जा चुके बुकावू का एयरपोर्ट डीआर कॉन्गो की आर्मी के लिए बड़ा अहम है। वो इसी एयरपोर्ट के जरिए पूर्वी इलाकों में सैनिक भेजते हैं। अब आप समझिए कि एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस इन मुल्कों में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी पुअर है, इसलिए जिसके पास एयरपोर्ट उसके पास कनेक्टिविटी की ज़्यादा संसाधन। अगर ये एयरपोर्ट विद्रोहियों के हाथ लगता है तो नॉर्थ किवू के बाद साउथ किवू भी इनके हाथ से निकल सकता है। ये शो रिकॉर्ड होते समय डीआर कॉन्गो में जंग चल रही है। M23 के हमले में लगभग 3000 लोग मारे जा चुके हैं। इन 3000 लोगों में UN पीस कीपिंग फोर्स के 20 सैनिक भी शामिल थे। इस जंग ने 7 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित किया, जबकि लाखों लोगों पर अनिश्चितता की तलवार लटक रही है। इस कहानी में बार बार M23 का जिक्र आ रहा है। उसकी कहानी क्या है? पूरा नाम है मार्च 23 मूवमेंट। दरअसल 23 मार्च 2009 को डीआर कॉन्गो की सरकार और तुत्सी विद्रोही गुट CNDP के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत CNDP ने हथियार छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उसके लड़ाकों को रेगुलर फोर्सेस में शामिल किया गया। इसके अलावा सरकार ने तुत्सी लोगों के अधिकारों पर ध्यान देने का वादा भी किया, लेकिन 2012 आते आते समझौता टूटा। CNDP के सैनिकों ने धीरे धीरे विद्रोह शुरू किया। फिर उन्होंने एकजुट होकर M23 बना लिया और उन्होंने दावा किया कि कॉन्गो सरकार समझौते का पालन नहीं करती, इसलिए हमें मजबूरी में हथियार उठाना पड़ा। स्थापना के कुछ समय बाद ही गोमा पर M23 का कब्जा हो गया, लेकिन उन्हें बहुत जल्द पीछे हटना पड़ा। डीआर कॉन्गो और UN की फोर्स ने मिलकर M23 को तब हरा दिया था और उसके लड़ाकों को देश से बाहर भी खदेड़ा। इस करारी हार के बाद M23 ने सरकार के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत M23 के फाइटर्स फौज में शामिल हुए। बदले में सरकार ने वादा किया कि तुत्सी समुदाय की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, लेकिन 2021 में ये समझौता भी टूटा। M23 ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार अपने वादे पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद उन्होंने दोबारा हथियार उठाए और तब से वो कॉन्गो आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाली। उन्हें रवांडा से सपोर्ट भी मिलता है और इसी सपोर्ट के दम पर वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार भी रहते हैं। अब रवांडा M23 को सपोर्ट क्यों करता है? इस विवाद की जड़
1994 के रवांडा नरसंहार में छिपी है। रवांडा में मुख्य तौर पर दो समुदाय हैं, हुतू और तुत्सी। हुतू संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर संसाधनों पर तुत्सी लोगों का कब्जा है। इसके चलते हुतू लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। प्रभावशाली हुतू नेताओं ने इस गुस्से को जमकर भड़काया। फिर अप्रैल 1994 में एक प्लेन हादसा हो गया, जिसमें रवांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनल हाबियारिमाना इनकी मौत हो गई। हुतू गुटों ने इसका दोष तुत्सी समुदाय पर मढ़ दिया और इसके बाद पूरे देश में हिंसा हो गई। अगले 100 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई। मरने वालों में 80% से ज़्यादा तुत्सी ही थे। ये नरसंहार तब तक चला जब तक कि तुत्सी गुट रवांडा पैट्रियाटिक फ्रंट आरपीएफ ने सत्ता पर कब्जा नहीं कर लिया। आरपीएफ को तब पॉल कगामे लीड कर रहे थे, जो अब रवांडा के राष्ट्रपति हैं। बहरहाल आरपीएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद 10 लाख से ज़्यादा हुतू रवांडा छोड़कर भागे, क्योंकि उनको रिप्राइजल्स का डर था। उन्हें डर था कि बदले की कार्रवाई होगी, तो उन्हें डीआर कांगो में शरण मिली। जिस इलाके में शरण मिली वहां पर बड़ी संख्या में तुत्सी रहते थे पहले से। लाखों की संख्या में हुतुओं के आने से तुत्सी लोगों में डर पैदा हो गया। फिर जब हुतू समुदायों ने डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा FLDR बना लिया, तो इस गुट का मकसद बताया गया कि रवांडा में हुतू समुदाय का गौरव लौटाया जाएगा। वो डीआर कांगो में आज भी एक्टिव हैं। रवांडा का इल्ज़ाम है कि डीआर कांगो की सरकार इस गुट के साथ मिली हुई है। वो रवांडा में अशांति फैलाने की साजिश कर रहे हैं और इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। डीआर कांगो FLDR के साथ किसी भी तरह के संपर्क से इनकार करता है, लेकिन रवांडा इसे मानता नहीं। वो 2 दफ़ा डीआर कांगो में घुसकर हमला भी कर चुका है। इसके अलावा रवांडा M23 और दूसरे तुत्सी गुटों को मिलिट्री सपोर्ट देता है। ऑफिशियली इनकार करता है, लेकिन जब भी M23 के हमले तेज़ होते हैं, वो बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा लेता है। कई दफ़ा उनकी तरफ से लड़ने भी भेज चुका है। वैसे रवांडा का दखल सिर्फ हुतू और तुत्सी तक सीमित नहीं है। डीआर कांगो का नॉर्थ किवू प्रांत मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा है। वहाँ सोने और कॉल्टन की काफ़ी खदानें हैं। कॉल्टन का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन से लेकर कैमरे और कार तक होता है। M23 ने डीआर कांगो की कई खदानों पर कब्जा कर रखा है। इससे रवांडा के जरिए पूरी दुनिया में बेचा भी जा रहा है कॉल्टन। दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि M23 हर महीने 120 टन कॉल्टन रवांडा भेज रहा है और इसी अनुपात में रवांडा का मिनरल एक्सपोर्ट बढ़ भी रहा था। इनमें से ज़्यादातर मिनरल्स डीआर कांगो से चुराए गए थे। अच्छा, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में डीआर कांगो, M23 और रवांडा के अलावा और कौन कौन से प्लेयर्स हैं? पहला नाम है बुरुंडी का। बुरुंडी की सीमा रवांडा और डीआर कांगो दोनों से लगी है। वहां भी रवांडा जैसा एथनिक इक्वेशन है। हुतू बहुसंख्यक हैं, तुत्सी अल्पसंख्यक। बुरुंडी में अलग बस इतना है कि वहां बहुसंख्यक हुतू सत्ता में भी हैं। रवांडा में तुत्सी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन 1994 से वो सत्ता में हैं। इसी वजह से दोनों देशों के बीच राइवलरी चलती है। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ तख्ता पलट की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। बुरुंडी का मानना है कि M23 के विद्रोह से उसके यहाँ तुत्सी गुट भड़क सकते हैं। इससे वहाँ तख्ता पलट की संभावना पैदा होगी। इसलिए बुरुंडी ने अपने 4000 सैनिक साउथ किवू प्रांत में तैनात कर रखे हैं, ताकि वो M23 के एडवांस को बुरुंडी तक पहुंचने से रोक सकें। एक किरदार युगांडा का भी है। वो खुद को डीआर कांगो के साथ दिखाता है, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि वो बैकडोर से M23 की भी मदद कर रहा है। ईस्टर्न कांगो में युगांडा के कई चरमपंथी रहते हैं। वो युगांडा सरकार के लिए खतरा हैं। M23 इस खतरे से निपटने में मदद कर सकता है, इसलिए कुछ हेल्प उनको भी दी जाती है। युगांडा ने रवांडा और डीआर कांगो से लगी अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा लिया है, लेकिन वो अभी खुलकर लड़ाई में उतरा नहीं है। अब चलते हैं अगले किरदार की तरफ। सबसे इंटरेस्टिंग है, यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कोई भी सीमा रवांडा या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगती नहीं। उसकी दिलचस्पी फिर क्यों है? दरअसल साउथ अफ्रीकन रीजनल फोर्स SARF में सबसे ज़्यादा फौजी साउथ अफ्रीका के हैं। जनवरी 2025 में M23 के एक हमले में 14 साउथ अफ्रीकी सैनिक मारे गए। इसके बाद वो भड़क गया। उसने अपने सैनिकों की मौत का इल्ज़ाम रवांडा पर लगाया और रवांडा के राष्ट्रपति कगामे को धमकी दी कि अगर हमारा एक भी और सैनिक मरता है तो जंग हो जाएगी। रवांडा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि साउथ अफ्रीका की पीस मेकर या मीडिएटर बनने की हैसियत ही नहीं, और जहां तक जंग की बात है हम उसके लिए तैयार है, करना हो कर लो। सैनिकों के अलावा साउथ अफ्रीका डीआर कांगो के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। वहां की अस्थिरता से उसके बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, इसलिए भी वो डीआर कांगो में दिलचस्पी लेता है। अभी जान लेते हैं कि इस लड़ाई का भविष्य क्या हो सकता है। डीआर कांगो सीधे M23 से बात करने को तैयार नहीं। वो रवांडा पर चाबी भरने का इल्ज़ाम लगा रहा है। रवांडा का कहना है कि हम M23 को सपोर्ट नहीं कर रहे, बात करनी है तो सीधे आप उनसे कीजिए, इसमें हमको मत घसीटिए, हम अलग हैं।
उधर बुरुंडी ने साउथ किवू में अपने सैनिकों को भेज दिया है। युगांडा बॉर्डर पर भी हलचल बढ़ी हुई है। अगर जल्दी समझौता नहीं हो पाता तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। इसकी चपेट में अफ्रीका के और भी देश आ सकते हैं। कई जानकार इसे तीसरे कॉन्गो वॉर की दस्तक के तौर पर देखने लगे हैं ऑलरेडी। कॉन्गो वॉर को अफ्रीका का वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। पहला कॉन्गो वॉर 1996 से 1997 तक चला। ये जंग तब शुरू हुई जब रवांडा की सेना हुतू विद्रोहियों के खिलाफ कैंपेन चलाने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में घुस गई। बाद में इसमें और भी कई देश और विद्रोही गुट शामिल हुए। इस एक लड़ाई में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। दूसरा कॉन्गो वॉर अगस्त 1998 में शुरू होकर 2003 तक चला। ये जंग भी रवांडा की वजह से शुरू हुई। उसने डीआर कॉन्गो की तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे तुत्सी गुटों को सपोर्ट किया। धीरे धीरे जंग फैली। इस लड़ाई के चलते 54 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसको दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है। दुर्भाग्य है इतना नुकसान हुआ, लेकिन इसकी बात कम होती है अफ्रीका की। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब की दफ़ा शांति का हाथ हिंसा की चाह पर भारी पड़े, वरना कयामत आना तय है। डीआर कॉन्गो का अध्याय यहीं पर रोकते हैं। जाते जाते कुछ आपको बोनस अपडेट्स दे दें। पहली खबर इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। 9 फरवरी को हमास ने बंधकों की रिहाई रोकने का ऐलान किया। उसने इजराइल पर सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन का इल्ज़ाम लगाया था। हमास के ऐलान के बाद इजराइल ने अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने को कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी थी। हम राजदूत में इस बारे में बात कर चुके हैं। एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया। सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि मैंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF को गाजा पट्टी के अंदर और बाहर से घेरने का निर्देश दिया है। अगर हमास ने 16 फरवरी की दोपहर तक बंधकों को नहीं छोड़ा तो सीज फायर डील खत्म हो जाएगी और हमारी फौज हमास को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के बाद ही दम लेगी। नेतन्याहू की इस चेतावनी के बाद हमास का रुख कुछ नरम हुआ है। उसने मध्यस्थों से अपील की है कि वो इजराइल को सीज फायर की शर्तों को मानने के लिए राजी करे। हालांकि हमास ने बंधकों की रिहाई पर अपना रुख नहीं बदला है। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक ने इसे लिखा था और अभिषेक ने ही इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।